ओके, तो आज सर्कल्स के चैप्टर में हम कुछ थियरम प्रूफ्स करने वाले, काफ़ी सारे थियरम, और दो तीन न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इससे। पहला थियरम क्या कहता है कि इफ टू chords ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर corresponding arcs आर congruent, एंड conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग आर्क करस्पॉन्डिंग कॉर्ड अगर इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल रहेगा। अब आर्क किसे कहते हैं, सोचो, पहले कॉर्ड नेमिंग कर लेते हैं हम कॉर्ड का। ये जीरो, सॉरी, ओ ए बी, और इसको नेमिंग कर लेते हैं सी डी। अब हम दो अलग से पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे ज़रूरत है नहीं पर आर्क को बताने के लिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे ये एम वाला पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे एक एन वाला पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड तो ये हो गया हमारा ए बी। आर्क कौन सा है पता है? आर्क ये वाला है पूरा, ये वाला पूरा एरिया, एरिया नहीं, ये वाला लाइन जो है, ये अलोंग द सर्कल जो है, इसको हम कहते हैं आर्क। सिमिलरली यहाँ पे आर्क क्या होगा, ये वाला, ये पूरा, इसको हम कहेंगे आर्क। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मली आर्क। तो अभी क्या बोला है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल रहेगा या फिर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, जो भी है कॉन्ग्रुएंट रहेगा। हाँ, आर्क की नेमिंग मैं बताता हूँ। आर्क देखो, जैसे ये वाला आर्क हो गया ना, ए, ये वाला जो मैंने लाइन दिखाया, तो इसको ऐसे लिखते हैं, आर्क ऑफ ए एम बी। ठीक है, और ये जो है इसको ऐसे लिखेंगे हम, आर्क को सी एंड डी, ऐसे करते हैं आर्क की नेमिंग। तो इसको पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए वही है कि क्या बोल रहा है पहले कि कॉर्ड्स कॉर्ड्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल है। अब याद रखना, आर्क जो है ना हमेशा एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ एक बार, पहले तो प्रूफ कर देता हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो इसमें क्या बता रखा है, कॉर्ड्स इक्वल है, ये तो बता रखा है पहले से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है हमारा, ये गिवन है। ठीक है, अब ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। क्यों? बिकॉज दे आर रेडियस, ये दोनों रेडियस है। तो सो इजीली हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, बाई व्हाट कॉन्ग्रुएंस, एस एस एस। ओके, सो देयरफॉर हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। तो इतना तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, और ये एंगल भी प्रूफ हो गया इक्वल है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो मेथड सिखाऊंगा, इसलिए पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको प्रूफ करने का दो मेथड सिखाऊंगा। ये आर्क जो है ना, ये जो आर्क है दैट डायरेक्टली व्हाट डिपेंड्स ऑन द एंगल। मतलब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल बताऊं, अब देखो आर्क क्या होता है, पहले ये देख लो। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो आर्क कैसे फॉर्म होता है कि मुझे ऐसे दो रेडियस कहीं पे लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कहीं। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या हो गया, हमारा ये आर्क हो गया। ठीक है, ये आर्क हो गया। ये सोचो अभी के लिए ये x डिग्री है। ठीक है, और ये आर्क का भी कुछ लेंथ है, कुछ लेंथ है, तुम सोचो y लेंथ है। ठीक है, अब अगर सोचो मैं और एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये तुम डायरेक्टली देख के बता दोगे, देखना। ये और सॉरी, और एक सर्कल बनाता हूं और इसमें क्या करता हूं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, अब रेडियस जो है मैं इसको थोड़ा सा फैला देता हूँ, ये कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। अब मुझे ये जो एंगल है, आप सोचो ये z डिग्री होगा। ठीक है, ये देख के पता चल रहा है ना कि z डिग्री इज ग्रेटर देन x डिग्री, पता चल रहा है। और ये देखो जब भी एंगल बढ़ गया, तुम्हें लग रहा है ना ये जो आर्क का साइज है ये भी बढ़ चुका है। ये सोचो w है, तो क्या लिखेंगे हम, w इज ग्रेटर देन y। तो मतलब क्या है, जो आर्क है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे किस पे, एंगल पे। एंगल अगर बढ़ेगा, ये बीच वाला एंगल अगर बढ़ेगा तो आर्क का जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है ना, हमने लिख दिया ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है। तो हम अभी क्या कर लिख सकते हैं कि मेजरमेंट
ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एम बी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल एओबी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चलता है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर एंगल ज्यादा होगा तो आर्क भी ज्यादा होगा, या आर्क ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हैं हम कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ऑफ सी एंड डी विल डिपेंड ऑन व्हाट? विल डिपेंड ऑन एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 2 से हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें पता है ना ये चीज, एओबी और सीओडी तो इक्वल है। ठीक है, अगर फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एम बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी एंड डी। ठीक है, और ये तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आर्क ए एम बी इज इक्वल टू आर्क सी एंड डी। मतलब क्या बोला गया? तो यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया? देखो यहाँ पे गिवन क्या था कि कॉर्ड्स इक्वल है, तो यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल में इक्वल होते हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे, दो अलग अलग सर्कल्स पे भी अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये आर्क डायरेक्टली डिपेंड करेगा हमारे इस एंगल पे। अब देखो दूसरा मेथड जो तुम्हें सिखाने वाला था, दूसरा मेथड क्या है, कैसे करेंगे दूसरा मेथड से? अब एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल जो होता है, एंगल क्या होता है पता है? आर्क बाय रेडियस, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये एंगल जो है हम इसको पहले लिख लेते हैं। एंगल एओबी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एओबी को आर्क क्या लिख सकते हैं? आर्क ए एम बी बाई रेडियस। तो रेडियस में ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो रेडियस में तुम ओ ए भी लिख सकते हो, ओ बी भी लिख सकते हो, सब कुछ तो सेम ही है ना, रेडियस तो ले ही सकते हो तुम। और ट्राइंगल सॉरी एंगल सीओडी को हम क्या लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय रेडियस। इसमें भी रेडियस होगा, ओ सी और ओ डी लिख सकते हो। अब हमें तो पता है ना रेडियस तो सब सेम है ना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब सेम है, तो तुम कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब एंगल 1 और 2 सॉरी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी है, हमने अभी प्रूफ किया है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ ए एम बी बाई रेडियस आर इज इक्वल टू आर्क ऑफ सी एंड डी बाई रेडियस आर। लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आर कैंसिल चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? आर्क ऑफ ए एम बी इज इक्वल टू आर्क ऑफ सी एंड डी। सिंपल, आ गया समझ में? चलो, तो ये हम क्या हमने प्रूफ किया कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होते एक सर्कल के तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे वो भी इक्वल रहेगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा है। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, ये बोल रहा है। अब तो ये होगा ही, देखो कैसे होगा ये, फिर से नेमिंग कर लेते हैं। ओ ए बी सी डी, और वहाँ पे वो दो स्पेशल नेम कर देते, इसमें एक एम डाल देते हैं, एक एन डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, अभी हमने क्या पता लगाया कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब आर्क ए एम बी दिया है इज इक्वल टू आर्क सी एंड डी, ये तो गिवन है। अभी हमने क्या पता लगाया था कि अगर कॉर्ड्स हमारे इक्वल हो, ठीक है, तब हमारे आर्क्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा है, कन्वर्सली लिखा है कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो या फिर सोच लो इक्वल हो, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या दिया है? आर्क दो इक्वल दिया है। ठीक है, मतलब जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट थियरम, फ्रॉम फर्स्ट थियरम हो गया।
अरे अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल चुका है अब तो हमारे लिए बहुत आसान है ना प्रूफ करना। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो सेम प्रूफ है फिर से। ए बी इज इक्वल टू सी डी अभी हमने फाइंड किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि रेडियस है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्योंकि ये क्यों है, रेडियस है दोनों। ठीक है, सो क्या है, ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के बाई एस एस एस। देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। हो गया, मतलब कि अगर आर्क्स इक्वल है तो वो सेंटर में जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। एंड हमने ये भी देखा कि अगर एंगल इक्वल्स है तो वो जो आर्क्स होंगे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये सेम चीज को ना तुम और एक तरीके से प्रूफ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वो चीज भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें दोनों ट्रिक तो पता चले कि होता कैसे। अब हमें दिया गया है कि आर्क इक्वल है। ठीक है, हमने फॉर्मूला ये बताया था, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये बताया था। अब क्या है, हमें आर्क दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल इंटू रेडियस लिख सकते हैं। अब हमें दिया गया है कि आर्क ऑफ ए एम बी इज इक्वल टू आर्क ऑफ सी एंड डी, ये तो गिवन है। तो इस आर्क को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, ये आर्क क्या एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क सी एंड डी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एंगल सी ओ डी इंटू रेडियस। दोनों साइड से आर आर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ बी इज एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। यही तो था कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो तो वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ। अब देखो एग्जाम में ये जो ग्रीन से मैंने लिखा है ना, ये वाला मेथड नहीं करना है एग्जाम में, तुम्हें ये पूरा मेथड करना है। ठीक है, ये तो बस मैंने ट्रिक सिखा दिया कि ऐसे भी होता है। जैसे हायर क्लासेस में तुम जाओगे ना तो उसमें तो ये सब प्रूफ नहीं करना होगा, तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो तब अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला से तुम इजीली निकाल सकते हो। चलो, ये हो गया दो प्रूफ। अब देखते हैं अब क्या लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट theorem in this entire chapter. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। मतलब बोला है कि ये आर्क्स, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब ये जो आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएंगे ना, ठीक है, सोचो इन दो कॉर्ड्स की वजह से क्या होगा, ये दो आर्क्स होंगे, तो ये दो आर्क्स, कोई भी आर्क ले लो तुम, अगर जितना एंगल बनाएगा, सोचो दिस, अगर सोचो ये एक आर्क हुआ, ये एक आर्क हुआ और ये एक आर्क हुआ, सोचो ये वाला आर्क जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये जो एंगल है, ठीक है, इसका ट्वाइस होगा इधर पे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम प्रोसीड कैसे करते हैं इसको। तो इसको प्रोसीड करने के लिए पहले नेमिंग कर लेते हैं ना, ए बी बहुत नाम दे दिया, अब चलो पी ओ क्यू ऐसे नाम देते हैं, पी ओ क्यू, और ये चलो ए ही दे देते हैं भाई, ए बी पे अटके हम अभी भी। चलो इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि इसको ना ज्वाइन करके हमें एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। चलो एक्सटेंड यहाँ तक ही काफ़ी, ये नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, अब स्टार्ट होगा प्रूफ इसका। अब कैसे करेंगे हम प्रूफ, देखो एंगल बी ओ क्यू, अच्छे से देखते रहना, एंगल बी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। फिर से मैं बता देता हूँ क्या एंगल लिखा हमने, एंगल बी ओ क्यू, पहले ये रेड वाला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा वरना। चलो मिटा दिया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कलर, इस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये एंगल क्या लिखा हमने, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, ये होगा, क्यों होगा ये, एंगल बी ओ क्यू विच इज
एन एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two interior angles of a triangle। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। चल बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, ट्रायंगल ओ ए क्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल ओ ए क्यू में, ट्रायंगल में क्या है हमारा ओ ए जो है, ओ ए किसके बराबर है? ओ क्यू के बराबर है। क्यू बिकॉज दे आर रेडियस। तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। डायरेक्ट थ्योरम है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ ए क्यू जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंगल ए क्यू। लिख दिया हमने। तो अब इस लाइन पे वापस आते हैं, तो एंगल बी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ को हम ओ ए क्यू फिर से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसको एंगल ओ ए क्यू लिख देते। ठीक है, लिख दिया। अब एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। अब इसको इधर ही रख देते हैं, रुक जाओ, इसको यहां तक ही हम छोड़ देते हैं पहले। ये इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाला प्रूफ किया एंगल बी ओ क्यू, हमने क्या किया? एंगल बी ओ क्यू को हमने ट्वाइस ऑफ एंगल दिस बता दिया। ठीक है, अब वैसे ही सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं ना कि दिस एंगल भी क्या है? इसका ट्वाइस है। ठीक है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे हमने ये ओ ए क्यू ट्राइंगल लिया, तुम ओ ए पी ट्राइंगल ले लेना फिर से। तो सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी ओ पी जो है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है? ओ ए पी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? 1 + 2 कर देते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। तो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी को हम लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब देखो बी ओ क्यू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको हम टोटल एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं ना। उसके बाद दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको हम टोटल पी ए क्यू लिख सकते हैं ना। ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू लिख सकते हैं। कर दिया प्रूफ। फिर ये तो प्रूफ करना था कि ये वाला जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल में कोई भी पार्ट पे बने, तुम सोचो अगर इस पार्ट में भी बनेगा एंगल, ठीक है, अगर इस पार्ट में भी बनेगा ऐसे और एक बनाएंगे, तो ये वाला भी जो एंगल होगा ना उसका ट्वाइस होगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आर्क, और हम आर्क कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है ना सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क कौन सा है? आर्क ये वाला है, ये वाला आर्क हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल विल बी ट्वाइस द एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलो, हो गया ये प्रूफ। अब हम लेते हैं और एक थ्योरम क्या लिखा है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब सेगमेंट किसे कहते हैं सर्कल का? ये है। सबसे पहले तो डेफिनेशन हमें जानना पड़ेगा। सेगमेंट क्या नया चीज दे दिया? ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। हमने सोचो कहीं से कहीं कॉर्ड हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, सर्कल में कहीं भी कॉर्ड खींच दिया। अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं डॉट से बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए सेगमेंट।
अब पूछोगे ऊपर वाला पार्ट नहीं होता क्या? बिल्कुल, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो ए सेगमेंट। अब ऊपर वाले कॉर्ड को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले पार्ट को जो छोटा है उसको कहेंगे माइनर, सॉरी उसको कहेंगे हम माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर इसको कहेंगे, रुक जाओ, इसको कहेंगे हम माइनर सेगमेंट, हो गया। अगर ऐसा सर्कल आया, ठीक है, जहां पे बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, तो यहाँ पे मेजर और माइनर नहीं होगा, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वली होगा। ठीक है, उसमें मेजर और माइनर नहीं आएगा। मेजर और माइनर कब आएगा? जब एक पार्ट छोटा हो दूसरे पार्ट से। ठीक है, ये वाला माइनर सेगमेंट, ये वाला मेजर सेगमेंट, तो इसको कहते हैं सेगमेंट। ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बोल रहा है कि एंगल्स जो कि सेगमेंट के सेम सेगमेंट पे है वो इक्वल है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट होगा। अब बोल रहा है इस सेगमेंट पे तुम कहीं भी कोई भी एंगल बनाओ वो हमेशा इक्वली होगा। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करेंगे इसको? ठीक है, अब कंसीडर करेंगे हम एक आर्क को। ठीक है, हम चलो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या है, नेम कर लेते हैं। ये वाला नहीं हो रहा, डीप कलर से करते हैं। ये हो गया हमारा पी क्यू आर, ये वाला हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, सोचो एम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखना ऐसे है कि क्योंकि एंगल तो हमेशा आर्क ही बनाएगा ना, कंसीडरिंग आर्क पी एम क्यू। अभी हमने क्या सीखा है, ये वाला जो आर्क है, ठीक है, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो ट्वाइस होगा टू एनी ट्वाइस होगा। ठीक है, टू द एंगल मेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मतलब क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे ये सोचो सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, ये वाला मतलब पी क्यू जो है दैट इज एक्चुअली अ डायमीटर। पी क्यू इज डायमीटर। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो बनेगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। बताओ, ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी तो पढ़ा है ये चीज कि ये वाला जो एंगल होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ एनी टू एनी अदर एंगल। ठीक है, तो ये वाला हमने लिख दिया। हाँ, अब ये चीज देखो कि एंगल पी ओ क्यू जो है, क्या हो गया, एंगल पी ओ क्यू जो है ये कितना लग रहा है देखने में तुम्हें? ये तो डायमीटर है ना, तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो 180 डिग्री नहीं है? इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू को हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। अब ये कितना हो गया, ये वाला हमारा हो गया 90 डिग्री। अब देखो, अब सेगमेंट कौन सा है, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज एक्चुअली ए सेगमेंट, है ना। इस सेगमेंट पे तुम कोई भी एंगल ले लो, कोई भी और डायग्राम ले लो, कोई भी एंगल ले लो, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। देखो कैसे, मैं सोचो यहाँ पे एक और बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। ये है, ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को जोड़ दूंगा मैं क्यू से, बना दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का कुछ नेम लिख दो तुम। आर लिया, यहाँ पे एन ले लो नेम। ठीक है, सिमिलरली तुम इसको भी कैसे प्रूफ कर पाओगे पता है? ये वाला प्रूफ भी कैसे होगा कि ये वाला भी क्या होगा, पी ओ क्यू जो है ये वाला भी तो ट्वाइस ऑफ दिस होगा, पी एन क्यू होगा। तो पी ए क्यू तो हमारा 180 डिग्री है, तो ट्वाइस इंटू पी एन क्यू। तो एंगल पी एन क्यू जो है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तुम यहाँ पे हजारों डायग्राम बना लो, कोई भी डायग्राम ट्राइंगल बना लो, ठीक है, हमेशा उसका 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि हमारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब इसी सेगमेंट पे तुम कोई भी एंगल बना लो तो वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। तुम कोई भी एंगल बना लो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे 90 डिग्री है, पर दूसरे जगह पे हो सकता है कुछ एक्स डिग्री हो, तो उस सेगमेंट पे तुम जितने भी एंगल्स बनाओगे वो सारे एक्स डिग्री ही होंगे। इसका मतलब ये है। यहां से हमने और एक चीज हमने नोट किया है। क्या नोट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि अगर छोटा बड़ा हो तो उसको मेजर कहेंगे, इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। पर अगर ये पूरा बीच से जाए तो मेजर और माइनर सेगमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सेमी सर्कल। और ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल।
तो उसमें मेजर और माइनर का नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तब वो हो जाएगा ये दोनों सेगमेंट क्या कहेंगे हम उनको, सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये हम कह सकते हैं, यहां से हमने अभी प्रूफ कर दिया कि अगर एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है, तब जो एंगल बनेगा कोई भी एक सेगमेंट पे, इन दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट ले लो, तो वो क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, दैट विल बी ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये थियरम भी याद रखना है हमें कि एक सेगमेंट पे जो भी एंगल्स होंगे ना वो सब बराबर होंगे।